आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 82 कुछ राज की बातें। अब तक आपने पढ़ा, तभी हाल में वीर की सर्द आवाज गूंजी जो कह रहा था, क्या कहा आपने वीर बेटा, लेकिन यहाँ तो कोई भी वीर नहीं है और न कि कोई आपका बेटा, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं। उसकी ऐसे आवाज सुनकर मिस्टर माथुर और ज्यादा डर गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो हकलाते हुए कहते हैं, सॉरी सॉरी वीर, आई मीन मिस्टर वी। उनकी बात सुनकर वीर कहता है, हाँ अब आए न लाइन पर। हाँ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आपके पास। चुपचाप ये यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो क्या पता ये आपकी प्रॉपर्टी रहे न। वैसे भी मैं अपनी होने वाली बीवी को ऐसे डक नहीं दे सकता। आखिर ये सब कुछ मेरी सासू माँ का है जिस पर आप सभी ने कब्जा बना कर रखा है। आपको मेरी बात समझ में आई न ससुर जी? अगर नहीं आई तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे और भी तरीके आते हैं। जिस पर मिस्टर माथुर जल्दी से बोलते हैं, नहीं नहीं मिस्टर वी, मुझे समझ में आ गया। तब वीर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। और हाँ, मैं अपनी होने वाली बीवी को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि आपने उसके कुछ किया या कुछ भी करने की कोशिश की तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं आपका क्या हाल करूँगा। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। इसके बाद वीर प्रिया के पास आता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो प्रिया के माथे को चूम लेता है और कहता है, ख्याल रखना अपना। अब आगे चैप्टर 81। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर वहां से जाने को होता है कि प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो वीर से कहती है, नहीं प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या कब दे, और मुझे अभी ये भी पता करना है कि इन लोग का हाथ कहीं माँ के मरने में तो नहीं है। इसलिए वीर मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। प्रिया ये सब धीरे धीरे कह रही थी, जो वीर और रिया के अलावा कोई भी नहीं सुन पा रहा था। प्रिया के कहने पर वीर ने उसे समझाने की कोशिश की, प्रिया अभी तुम्हारा यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता है और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो इस घर में मौजूद है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। और तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ अपने आदमी छोड़कर जा रहा हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देने। और प्रिया, तुम शायद भूल रही हो कि तुम कौन है। जिस पर प्रिया कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन क्या करे, जब अपने धोखा देने पर आ जाते हैं तब नहीं संभलता कुछ, फिर चाहे इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हैं। उसकी बात सुनकर वीर प्रिया को अपने गोद में उठा लेता है और अभय से कहता है, अभय रिया को अपने साथ ले जाओ, से मैं आता हूँ। उसकी बात पर रिया उससे कुछ कहने को होती है, लेकिन उससे पहले वीर ही कहता है, रिया मैं तुमसे बाद में आकर बात करता हूँ, अभी तुम अभय और काया के साथ यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वीर प्रिया को लेकर उसके कमरे में ले जाता है। वही प्रिया वीर के गोद में अपना सर वीर के सीने में रख लेती है। उन दोनों के जाने के बाद अभय और काया के साथ रिया वहां से चली जाती है, लेकिन वीर के बॉडीगार्ड को पूरे चारों से तरफ घेर लिया था ताकि सबके ऊपर नजर रखी जा सके। इधर प्रिया के कमरे में वीर प्रिया को अपने गोद में उठाकर कमरे के अंदर आता है और उसे उसके बेड पर लिटाता है। उसके बाद वो जाने को होता है, लेकिन फिर से प्रिया से उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर वीर कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ प्रिया, मैं यहीं हूँ। इतना कहकर वो उसकी बगल में बैठ जाती है। उसके बैठने पर प्रिया वैसे ही लेटे लेटे ही उसके गले लगा लेती है, जैसे उसे डर हो कहीं वीर उसे छोड़कर कहीं न चला जाए। जिस पर वीर उससे कहता है, प्रिया तुम्हें समझना होगा कि अभी यहाँ पर रहना क्यों जरूरी है, समझने की कोशिश करो। जिस पर प्रिया कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं समझना है, अब मैं इतने सालों से समझ तो रही हूँ। शुरू में पापा कहते थे कि ये कर वो कर, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और अब तुम भी ऐसा कह रहे हैं वीर, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। जिस पर वीर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अब सो जाओ चुपचाप, मैं यहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। जिस पर प्रिया वैसे ही गले लगाए हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद वीर को प्रिया की गर्म सांसें महसूस होती है, जिस पर वीर समझ जाता है कि प्रिया सो चुकी है। प्रिया उसके ऊपर आ गई थी और वीर ने भी उसे सही से अपने ऊपर लिटा लिया था, क्योंकि प्रिया उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वीर लेटे लेटे कुछ सोच रहा था और जैनी से बात कर रहा था। जैनी, क्या तुम इस पूरे विला का 3D मैप दिखा सकती हूँ? जिस पर जैनी कहती है, ओके बडी, मैं अभी पूरे इस विला का 3D मैप आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भी शक है इस विला में कुछ तो गड़बड़ है। अगर मेरी नज़र में आया होगा तो सिस्टम में जरूर रिकॉर्ड हो गया होगा। इतना कहने के बाद जैनी उसे इस विला का पूरा 3D मैप दिखाती है। इधर मिस्टर माथुर के कमरे में टेंशन के मारे चक्कर लगाए जा रहे थे और साथ में उनके कमरे में कुछ लोग और भी थे जो मिस्टर माथुर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर माथुर कहते हैं, अभी तक हमें नहीं मिला है और उसके लिए हमें प्रिया की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बीच में आकर उसने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया है। और इसको पता कैसे चला इन सब बारे, क्योंकि ऐसी कोई भी खबर बाहर कभी गई ही नहीं कुछ भी। मुझे प्रिया को रोकना होगा, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे जो हम चाहते हैं। जिस पर उसी कमरे
मौजूद लोगों में से एक बोलता है, भाई साहब आप वी को हल्के में मत लीजिए, अगर वो ऐसे हम सबके सामने आया है तो जरूर उसका कोई मकसद है, उसका अचानक से सबके सामने आना मुझे तो कुछ गलत लग रहा है जो हम सबके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग अलर्ट रहना होगा। वैसे वो है कहा जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं वो उसी कमरे में है जहां पर उसे छुपाया गया था। हम लोग उसे इतने सालों से ढूंढ रहे थे लेकिन वो वही मिला जहां पर उसे शुरू में ही छिपाया गया था। लेकिन मैं इस बार प्रिया के फिंगरप्रिंट नहीं ले सकते क्योंकि इस बार मुझे मौका ही नहीं मिला और प्रिया के फिंगरप्रिंट के बिना उसे हम अनलॉक नहीं कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, लेकिन पता नहीं उसे आखिर टाइम पर कहाँ से पता चल गया कि मैंने उससे शादी इसलिए ही की थी क्योंकि मुझे वो चाहिए था, जिस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। और प्रिया को पता नहीं कैसे हम पर शक हो गया है, हो ना हो ये भी उसने ही बताया होगा, लेकिन अभी तक हमारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो वी हम सबको छोड़ेगा नहीं। इधर प्रिया के कमरे में प्रिया वीर के ऊपर ही सोई हुई थी। वही जैनी ने वीर के सामने इस विला का 3D मैप दे दिया था और वीर इस वक्त उस मैप को गौर से देख रहा था कि तभी जैनी की आवाज़ आई, बड़ी सिस्टम में कुछ रिकॉर्ड हुआ है जिसे आपको सुनना चाहिए। जिस पर वीर कहता है अभी क्या रिकॉर्ड हुआ, जिस पर जैनी कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद आपके किसी काम आ जाए। जिसके बाद जैनी वीर को एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है और इस रिकॉर्डिंग में वही सारी बातें थी जो मिस्टर माथुर के कमरे में हुई थी। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वीर कहता है यानी मैं सही था कि इस घर में कुछ तो है और वो प्रिया की मां के कमरे में है। जिस पर जैनी कहती है सही समझा आपने बड़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन सब के पीछे भी कोई है क्योंकि ये लोग इतना बड़ा काम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हो ना हो और कोई भी है जो इन लोगों के पीछे है और इनका साथ दे रहा है। चैप्टर 82। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। जैनी की बात सुनकर वीर कहता है लेकिन ऐसा है भी क्या उस कमरे में जो उसके पीछे सभी पड़े हुए हैं। तब जैनी कहती है वो तो आपको वहां पर जाने से पता चलेगा ना बड़ी, ऐसे कैसे चलेगा। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और वो गहरी सोच में डूब जाता है कि तभी जैनी कहती है बड़ी ये लोग फिर से उसी कमरे में जा रहे हैं, चाहे तो आप लाइव देख सकते हो। जिस पर वीर कहता है हाँ दिखाओ जरा, आखिर ये लोग फिर से वहां पर क्या करने जा रहे हैं। वीर के बाद जैनी उसे लाइव वीडियो दिखाती है जिसमें मिस्टर माथुर के साथ साथ और भी कई लोग प्रिया की मां के कमरे की तरफ जा रहे थे। वो कमरा विला के अंदरी हिस्से में बना हुआ था। कुछ देर सभी प्रिया की मां के कमरे के पास पहुंचते हैं तो वीर देखता है वहां पर एक हाई सिक्योरिटी वाला गेट लगाया गया था जिसका पासवर्ड सैटेलाइट से हर बार बदल जाता था, जिसके एक डिवाइस थी जो कि मिस्टर माथुर के पास रहती थी। मिस्टर माथुर अपने पास से वो डिवाइस निकालते हैं और पासवर्ड देखकर वो गेट खोलते हैं। गेट खुलने पर सभी अंदर जाते हैं। उसके बाद वीर कुछ नहीं देख पाता है क्योंकि उस कमरे में कोई भी कैमरा नहीं था, जिस वजह से जैनी उसे आगे का वीडियो नहीं दिखा पाती है। वो वीडियो को देखने के बाद वीर कहता है मुझे जो कुछ भी करना है वो जल्दी करना होगा। अगर इसमें प्रिया नहीं शामिल होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रिया की वजह से मुझे ये सब जल्दी ही खत्म करना होगा। मैं अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो प्रिया को देखता है जो सुकून से उसके ऊपर चढ़कर सो रही थी। वीर प्रिया के माथे को चूमकर कहता है मैं तुम्हें अब कुछ नहीं होने दूंगा, तुमने बहुत साथ दिया लेकिन अब मेरा वक्त आया है कि मैं तुम्हारा साथ दूं और ये साथ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। फिर चाहे लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए या तुम खुद मुझे दूर करने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। ये तुम्हारे वीर का वादा है तुमसे प्रिया। इतना कहकर वो प्रिया के माथे को चूम लेता है। उसके बाद वो प्रिया के ऊपर अपनी पकड़ टाइट कर देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो भी सो जाता है। इधर प्रिया की मां के कमरे में मिस्टर माथुर आते हैं और उसके पीछे पीछे वो सब भी आते हैं जो मिस्टर माथुर के साथ वहां तक आए हुए थे। कमरा अब भी वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था जब प्रिया की मां इस कमरे में रहा करती थी। तभी उन सब में से एक ने पूछा कहा है भाई साहब, जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं वो तो चीज़ है कही, लेकिन उसकी चाबी है ये अलमारी। इस अलमारी में एक ऐसा लॉक लगा जो सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा जो प्रिया के है। हम उस अलमारी को छू तक नहीं पाएंगे क्योंकि अगर हमने उस अलमारी को छुआ तो हमें इतने तेज का बिजली का झटका लगेगा कि आप 2 दिन तक बेड से उठ नहीं पाएंगे। जिस पर वो इंसान कहता है अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं क्योंकि मैं इसे टच कर के देख चुका हूं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद कोशिश कर सकते हैं, और वैसे भी मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूं। एक्चुअली में वो इंसान और कोई नहीं प्रिया के बड़े चाचा विपिन माथुर है। मिस्टर माथुर की बात वो कुछ नहीं बोले और वो अलमारी के पास जाकर खड़े हो गए और वो एक तक उस अलमारी को देखने लगे। वो अलमारी देखने में बहुत पुरानी लग रही थी, साथ में वो लकड़ी की भी थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसमें क्या है। लेकिन उसमें जो है उसको निकालना भी कोई आम बात नहीं है और उस चीज़ को एक ही इंसान निकाल सकता है और वो है प्रिया। प्रिया के अलावा उसे और कोई भी नहीं खोल सकता है, इसलिए सब परेशान हो रहे थे। विपिन अलमारी को देखते हुए मिस्टर माथुर से कहते हैं भाई साहब क्या आपने उनको बताया जिस
पर मिस्टर माथुर कहते हैं हाँ मैंने बताया था उन्होंने मुझे ये काम जल्द से जल्द करने को कहा, नहीं तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें ये काम कैसे करना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था लेकिन उस वीर ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। उस दिन उसके बर्थडे पर भी मैं कुछ नहीं कर सके जब पापा ने उसके साथ सगाई अनाउंस की थी, और आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना हम सब बहुत बड़े खतरे में फंस जाएंगे। उनकी बात पर जितने भी लोग उस कमरे में मौजूद थे सभी बहुत ज्यादा डर गए। विपिन भी थोड़ा डर गया था लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उसने मिस्टर माथुर से कहा भाई साहब जितनी जल्दी हो सके प्रिया के फिंगरप्रिंट लाइए और ये अलमारी खोलिए, नहीं तो इसके आगे की बार उन्होंने छोड़ दी। लेकिन उनकी बात सभी समझ गए कि उनका क्या मतलब है। इसके बाद सभी वहां से चले गए। उसके बाद वो डोर फिर से लॉक हो गया। वहीं दूसरी तरफ रिया अभय और काया के साथ अभय के विला गई थी क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी और वी पैलेस में कोई था नहीं, इसलिए वो अभय के विला आ गई थी। क्यों कि यहाँ उसे सौम्या और उसकी माँ थी जिसकी वजह से उसे अकेला फील नहीं हो रहा था और उसका सौम्या के साथ अलग ही बॉन्ड बन गया था। ये देखकर अभय को थोड़ी राहत मिली। नहीं तो वो पता नहीं उसने क्या क्या सोच लिया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा फ्री हो गया था। काया उसके चेहरे को देखकर कहती है तुम कुछ ओवरथिंक कम किया करो, समझे। इतना कहकर वो रिया और सौम्या के पास चली जाती है। वी अभय को उसकी बात समझ में नहीं आई लेकिन जैसे ही उसे उसकी बात समझे में आई तो वो चिढ़ गया। ऐसे शाम हो गई। शाम के करीब 7 बज रहे थे। प्रिया की नींद हल्की हल्की खुलने लगती है। नींद खुलने के बाद उसे वीर का चेहरा दिखाई पड़ता है जिसे देखकर प्रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो वीर के ऊपर ही लेटे हुई है तो उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं पाती है क्योंकि वीर ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। प्रिया के ऐसे हिलने डुलने से वीर नींद में कहता है प्रिया चुपचाप सो जाओ, मुझे इरिटेट मत करो। इतना कहकर वो प्रिया के सर अपने सीने में रख लेता है और उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लेता है, जिस पर प्रिया कहती है वीर मुझे दर्द हो रहा है, तुमने बहुत कसकर पकड़ा हुआ है। जिस पर वीर पकड़ ढीली कर देता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं है, जिस पर प्रिया के चेहरे पर एक बार फिर से प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो वीर के चेहरे को देखने लगती है। वीर का चेहरा एकदम से बेदाग था, साथ में उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी भी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर प्रिया की नज़र वीर के होठों में जाती है जो हल्के हल्के गुलाबी हो रखे थे। प्रिया वीर के होठों को जैसे देखती है वैसे प्रिया के गला सूखने लगता है, जिस पर प्रिया अपने मन में कहती है प्रिया अपने आपको कंट्रोल कर, छी ऐसा नहीं सोचते हैं, अगर मैंने ऐसे किया तो वीर क्या सोचेगा। लेकिन उसकी नज़र फिर से वीर की होठों के ऊपर जाती है और वो अपने मन में कहती है तो क्या हुआ, मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा। इतना कहकर वो उसके होठों के ऊपर झुकने लगती है लेकिन लास्ट मिनट में प्रिया अपने मन में कहती है नहीं नहीं प्रिया तू ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्या पता वीर को बुरा लग जाए। इतना कहकर वो वीर को चेहरे को देखती है, फिर वो वीर के होठों को न चूम कर उसके माथे पर अपने होठ रख देती है। उसके बाद प्रिया उससे कहती है थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। उसके बाद वो अपने सर फिर से वीर के सीने पर रख लेती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाती है। उसके सोने के बाद वीर अपनी आंखें खोलता है और प्रिया को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो मेरा नींद में फ़ायदा उठाया जा रहा है, हम ये तो गलत बात है बीवी, अब इसकी तुमको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद वीर प्रिया को अपने ऊपर से हटाकर उसको आराम से लिटा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। वीर एक तक प्रिया के चेहरे को देख रहा था जो सोते हुए अजीब अजीब सा चेहरा बना रही थी, जिस वजह से वो वीर को बहुत क्यूट लग रही थी। वीर प्रिया के होठों को देखता है कि सोते हुए अजीब अजीब तरीके से बना रही थी, जिस वजह से वीर का गला सूखने लगता है। तब वीर प्रिया के होठों के ऊपर अपने होठ रख देता है और उसके किस करने लगता है और वक्त के साथ उसकी किस और ज़्यादा पैसेनेट होने लगती है, जिस वजह से प्रिया नींद में कुनमुनाने लगती है और वो अपनी आंखें खोल देती है। लेकिन जब अपनी आंखें खोल कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वीर उसे किस कर रहा है। धीरे धीरे प्रिया भी उसकी किस में खोने लगती है और वो वीर का साथ देने लगती है। चैप्टर 83। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। थोड़ी देर बाद वीर प्रिया से अलग होता है। वीर के अलग होते ही दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। वीर उसकी पीठ रब करने लगता है जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिले। वही प्रिया का चेहरा पूरा पके सेब के तरह पूरा लाल हो गया था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसके चेहरे से कभी भी खून निकल सकता है। थोड़ी देर बाद दोनों नॉर्मल होते हैं और तब वीर कहता है तुम मेरा नींद में फ़ायदा उठा रही थी, हम जिसे सुनकर प्रिया शर्मा जाती है और वो अपना चेहरा वीर के चेस्ट में छुपा लेती है, जिस पर वीर कहता है ओ तो तुम्हें शर्माना भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी होने वाली बीवी शर्माती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी होने वाली बीवी ऐसी तो थी ही नहीं। जिसे सुनकर प्रिया को ऐसा लगता है कि वो अभी वहीं पर गड्ढा खोदे और उसी में समा जाए, ये धरती फट जाए और उसी में समा जाए। प्रिया उसके सीने पर मारते हुए कहती है तुम बहुत बेशर्म
होते जा रहे हो और आज तुम्हें हो क्या गया है हाँ जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तब वीर कहता है कुछ नहीं, बस मैं अपनी होने वाली से प्यार कर रहा हूँ। और क्या अब तुम मेरा नींद में फ़ायदा उठाओ तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। हम बोलो बोलो। उसकी बात सुनकर प्रिया कहती है तुम ना मुझे आज खैर छोड़ो ये सब और मुझे ये बताओ हम अपने घर कब जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर वीर सीरियस हो जाता है और वो उसके ऊपर से हटकर बेड पर बैठ जाता है। उसको सीरियस होता देखकर प्रिया समझ जाती है कि कोई जरूर ऐसी बात है जो वीर को परेशान कर रही है। तो प्रिया वीर से पूछती है वीर क्या बात है, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए और वो बात मुझे नहीं पता। जिस पर वीर उसको देखता है और उठकर वो बालकनी में चला जाता है। अब तक बाहर अंधेरा हो चुका था, आसमान में आज चांद नहीं निकला था, सिर्फ तारे ही दिखाई दे रहे थे। वही प्रिया वीर को बालकनी में जाते देखकर वो भी उठती है और अपने कपड़े सही कर वो भी बालकनी में वीर के साथ खड़ी हो जाती है। जाकर प्रिया वीर के पास आकर उससे फिर से पूछती है क्या बात है वीर, है कोई बात है क्या। जिस पर वीर आसमान को देखते हुए कहता है हाँ प्रिया बात तो है, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं तुम्हारे बारे में है और वो तुम्हें जानने का पूरा हक और जरूरी भी है। इसके बाद वीर वही सब बातें उसे बताता है, जिसे सुनकर प्रिया वही बालकनी में लगे झूले में बैठ जाती है और प्रिया वीर की तरफ देखते हुए कहती है तो तुम्हारा कहना है कि उस चीज़ के लिए मुझे इतने सालों इस घर में रखा और उस चीज़ के लिए मिस्टर माथुर ने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन इसका क्या सबूत है वीर। जिस पर वीर कहता है मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ ही कहोगी, इसलिए आज रात तैयार रहना, तुम्हें सबूत भी दिखा दूंगा और वो चीज़ भी वहां से निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक शक हो रहा है कि उस कमरे में ऐसा कुछ है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे उस चीज़ को उन लोगों के हाथों से लगने से पहले मुझे ही वहां से निकालना होगा। लेकिन उसके लिए प्रिया मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगी प्रिया। इतना कहकर वीर प्रिया की ओर देखता है जो कि उसकी ही तरफ देख रही थी। प्रिया वीर की बात पर मुस्कुरा देती है और कहती है वीर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ। और रही बात इसमें साथ देने के लिए तो हमें तुम्हारा इसमें साथ क्या, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगा, फिर तुम चाहे क्यों गलत ही क्यों ना हो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे तुमसे फर्क पड़ता है क्योंकि जो तुमने जो इतने दिनों में मुझे ये प्यार और केयर की है वो शायद ही मुझे इस घर से मिली है सिवाय दादाजी के। इसलिए अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बात सुन कर वीर उसे गले लगा लेता है। तब प्रिया भी अपने दोनों हाथों से वीर को गले लगा लेती है। वीर प्रिया के गले लगाए ही कहता है थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे समझने के लिए। प्रिया तुम सोच नहीं सकती हो कि तुमने मुझे क्या दिया है, लेकिन अब चाहे कुछ भी क्यों ना मैं और तुम कभी अलग नहीं होंगे, फिर चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए लेकिन हम कभी साथ नहीं छोड़ने एक दूसरे का, कभी नहीं। जिस पर प्रिया कहती है मैं भी। इतना कहकर दोनों गले लगकर उसी झूले में बैठ जाते हैं। ऐसे ही जाने कब तक दोनों वहां पर बैठे रहते हैं उन दोनों को पता नहीं चलता है। दोनों को आज वो सुकून मिल रहा था जो शायद ही कभी दोनों को मिला हो, इसलिए उन दोनों को वक्त कर पता ही नहीं चला और कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। वीर देखता है कि प्रिया उसके गोद में उसको गले लगाए कि सो गई है। प्रिया को ऐसे सोता देखकर वीर को उसको उठाने का मन नहीं हुआ, लेकिन अगर उसे आज वो सब नहीं करना होता है तो वो प्रिया को नहीं उठाता है, लेकिन उसे आज प्रिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए उसे प्रिया को उठाना पड़ा। वीर ने प्रिया की गाल को सहलाते हुए कहा प्रिया उठो, हमारे प्लान पर वर्क करने के टाइम आ गया। ऐसे ही कोशिश करते हुए आखिर वीर ने प्रिया को उठा ही लिया। प्रिया के उठते ही वीर ने उससे कहा तुम जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ जाकर और फिर तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो प्रिया को गोद में उठाकर वॉशरूम में जाकर उसे वहां उतार देता है और वो वापस वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया जल्दी से फ्रेश हो जाती है और वॉशरूम से बाहर आ जाती है जहां वीर उसका इंतजार कर रहा था। वीर ने भी अपना हुलिया सही कर लिया था और अब वो वापस से वी के अवतार में आ गया था और उसने अपने चेहरे पर मास्क फिर से लगा लिया था। उसको तैयार देखकर वो अपने चेंजिंग रूम के तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर आई तो प्रिया वो लग ही नहीं रही थी जो पहले थी, क्योंकि प्रिया ने इस वक्त हुबहू वीर के जैसे ही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और साथ में उसने अपने चेहरे पर भी मास्क लगा रखा था और उसके मास्क में कुछ लिखा हुआ भी था जो छोटे छोटे वर्ड में लिखा था क्वीन। उसको ऐसे देखकर वीर कहता है क्या बात है, आज तो तुम हर बार से कुछ अलग लग रही हो और तुमने मेरे जैसे क्यों कपड़े डिज़ाइन करवा लिए, क्योंकि मैंने जहां तक देखा था कि तुम्हें दूसरों की तरह कपड़े की तरह पहनना पसंद नहीं है। जिस पर प्रिया कहती है ये सब बातें बात करेंगे, पहले काम पर लगो। जिस पर वीर होश में आता है और प्रिया से कहता है हाँ चलो। इतना कहकर वो प्रिया के कमरे से दोनों बाहर निकल जाते हैं। चैप्टर 84। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना देरी किए। वीर और प्रिया दोनों एक साथ प्रिया के कमरे से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर वो दोनों देखते हैं कि पूरे विला में अंधेरा था। इसका मतलब सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तब वीर जैनी से कहता है जैनी सभी कैमरे ऑफ कर दो। जिस पर जैनी कहती है ओके बडी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे
वैसे वैसे मैं वहाँ के आसपास के कैमरे ऑफ करती जाऊंगी, जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और वो प्रिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है इधर से आओ। प्रिया की माँ का उसी फ्लोर पर था जिस पर प्रियंका का कमरा था, और हैरानी वाली बात ये थी उस फ्लोर में सिर्फ उन्हीं दोनों के कमरे में था और कोई भी कमरा नहीं था। वीर और प्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वहाँ के और आसपास के कैमरे ऑफ हो जाते हैं जो जैनी कर रही थी। कुछ ही देर वो दोनों उसी कॉरिडोर में जाते हैं जहाँ पर प्रिया का कमरा था। प्रिया और वीर दोनों प्रिया की माँ के कमरे के पास जाते हैं। प्रिया वहाँ अंदर जाने को होती है तो वीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रही हो, ये ऐसा वैसा डोर नहीं है, अगर तुमने ऐसे ही डोर को छू लिया तो यहाँ पर बना अलार्म बज जाएगा और वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखो, तुम इस डोर को उसी जगह को छू सकती हूँ जहाँ पर पासवर्ड डालना है, तुम पीछे हो मुझे देखने दो। इसके बाद वीर प्रिया को पीछे करता है और वो डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो डोर को देखता है तो उसमें उसे एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन दिखाई पड़ती है जिसमें उसको पासवर्ड डालना होता है। वो स्क्रीन को देखते हुए वीर जैनी से कहता है जैनी इसका क्या सोल्यूशन है, जिस पर जैनी कहती है हाँ बड़ी इसका सोल्यूशन है, आप या इसकी उस डिवाइस को हैक कर पासवर्ड ले सकते हैं या फिर आप सीधे सैटेलाइट को हैक कर सकते हैं, लेकिन इससे जितने भी ऐसे डोर होंगे उन सभी के भी पासवर्ड आपके पास आ जाएंगे, तो आप कौन सा तरीका चूज करोगे। तब वीर जैनी से कहता है जैनी मुझे सिर्फ इस डोर को खोलना है, न कि और किसी और का, इसलिए तुम जल्दी से उस डिवाइस को हैक करो और मुझे पासवर्ड पता करके बताओ। जिस पर जैनी कहती है ओके बड़ी, लेकिन मुझे उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर होता है, इसलिए टाइम लग सकता है। तब वीर उससे पूछता है कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर जैनी वीर से कहती है बड़ी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, मैं कोई निश्चित समय नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। तब वीर कहता है कैसा काम। तब जैनी कहती है आप अपनी होने वाली वाइफ की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उनके पास भी वैसे ही सिस्टम है पर उनको पता नहीं है। उसकी बात पर वीर चौंक जाता है क्या उसके पास सिस्टम है। तब जैनी कहती है हाँ उनके पास भी सिस्टम है लेकिन मुझसे बहुत कम पावरफुल है और वो एक्टिवेट भी नहीं है, लेकिन वो मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, बस आपको उनका हाथ पकड़ना होगा। थोड़ी देर उसके बाद मैं उनका सिस्टम अपने सिस्टम से ज्वाइन कर लूँगी, इससे मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तब वीर जैनी से कहता है इन सब में कितना टाइम लगेगा। उसकी बात पर जैनी चिढ़ जाती है और वो वीर से कहती है तुम भी ना बड़ी, ये ऐसा वैसा काम नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ मैं ही आपको इतनी जल्दी सब कर देती हूँ, इसलिए लगता है आपकी आदत खराब हो गई, इसलिए आप यही सवाल बार बार पूछ रहे हो कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा। अरे भाई मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ जो मैं एक चुटकी बजाई हवा में और सब कुछ हो गया। उसकी बात सुनकर वीर कहता है ठीक है ले लो अपना टाइम, जितना तुम्हें अपना टाइम लेना है, लेकिन मुझे इसका पासवर्ड पता करके बताओ। मैं प्रिया का हाथ पकड़ लेता हूँ। इसके बाद वीर को प्रिया को ही देखता है जो खुद भी पासवर्ड पता करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक टैब था जिसमें वो कुछ कर रही थी। वीर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है जिस पर प्रिया चौंक जाती है और वो वीर से कहती है क्या हुआ वीर, तुमने मेरा हाथ अचानक से क्यों पकड़ा। जिस पर वीर कहता है प्रिया क्या तुम थोड़ी देर शांत रहोगी प्लीज। उसकी बात सुनकर प्रिया शांत हो जाती है। वही वीर के हाथ पकड़ते ही जैनी ने अपना काम शुरू कर दिया था जो वीर अपनी माइंड में देख रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। वही जैनी प्रिया के सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो पासवर्ड तभी पता कर पाएगी जब प्रिया का सिस्टम उसका साथ देगी। जैनी कोशिश करती है प्रिया के सिस्टम को एक्टिवेट करने की, लेकिन काफ़ी देर कोशिश करने के बाद प्रिया का सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तब जैनी कहती बड़ी प्रिया का सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है, शायद किसी ने उसका सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया है। तब वीर जैनी से कहता है तो फिर अब क्या होगा। तब जैनी कहती है बड़ी अब एक ही चारा बचा है और वो है कि प्रिया के सिस्टम को आपके माइंड में ट्रांसफर करना होगा, तभी वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। जिस पर वीर कहता है क्या ऐसा हो सकता है। जिस पर जैनी कहती है हाँ बड़ी ये हो सकता है। जैनी की बात पर वीर कहता है ठीक है तुम करो। वीर की हाँ मिलते ही जैनी अपना काम शुरू कर देती है। सिस्टम ट्रांसफर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जल्दी ही जैनी प्रिया के सिस्टम वीर के माइंड ट्रांसफर कर देती है। वही प्रिया को अचानक ही अपना दिमाग खाली खाली लगने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। प्रिया को थोड़े चक्कर आते हैं, इसलिए वो वीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है ताकि वो गिरे नहीं। वीर को अपने हाथ में पकड़ मजबूत महसूस होते ही वीर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे दिखता है कि प्रिया को चक्कर आ रहा है। तब वीर कहता है प्रिया क्या तुम ठीक हो। उसकी बात सुनकर प्रिया अपने सर को हल्का हल्का दबाते हुए वीर से कहती है हाँ वीर मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा सर अचानक से बहुत दर्द होने लगा है और खाली खाली भी पता नहीं क्या हो रहा है। वीर ये सब जल्दी करो, मुझे लगता है मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ। तब वीर को प्रिया की चिंता होने लगती है और वो जैनी से पूछता है क्या ये सिस्टम की वजह से हो रहा है। उसकी बात पर जैनी कहती है हाँ बड़ी, क्योंकि प्रिया को ब्रेन कैंसर
है और ये सिस्टम उसके माइंड में इसीलिए था ताकि प्रिया को बचाया जा सके। आप परेशान मत हो, मैं काम करते ही ये सिस्टम वापस से प्रिया की माइंड में ट्रांसफ़र कर दूंगी, फिर प्रिया वैसे ही हो जाएगी। उसकी बात पर वीर बहुत शौक में चला जाता है और वो जैनी से कहता है, जैनी जल्दी से सब खत्म करो ये सब और सिस्टम को प्रिया के माइंड में ट्रांसफ़र करो। इतना कहकर वो प्रिया को संभालने लगता है और कहता है, प्रिया बस थोड़ी देर अपने आप को संभालो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर 85। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर प्रिया को संभालता है और उससे कहता है, प्रिया बस थोड़ी देर अपने आप को संभाल लो, बस थोड़ी देर, उसके बाद हम यहाँ निकल जाएंगे। उसके कंसोल करने के बाद प्रिया काफ़ी हद तक संभल गई थी, लेकिन फिर भी प्रिया को चक्कर आने बंद नहीं हुए थे। प्रिया अपने आप को संभालते हुए वीर से कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो क्योंकि मेरे बिना वो नहीं खुलेगा। जिस पर वीर प्रिया को अपने गले लगा लेता है और जैनी से कहता है, जैनी क्या हुआ। जिस पर जैनी कहती है, बड़ी ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस थोड़ी देर। और इसके बाद जैनी चुप हो जाती है। करीब 15 मिनट बाद जैनी वीर से बोलती है, बड़ी हो गया, ये रहा पासवर्ड। इतना कहकर वो उसे पासवर्ड दिखा देती है। वीर भी देर न करते हुए वो पासवर्ड जल्दी से डोर में डालता है। उसके डालते ही डोर खुल जाता है। डोर खुलने की आवाज़ से प्रिया अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि प्रिया ने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। डोर खुलने पर वीर और प्रिया दोनों उस कमरे में आते हैं। उनके कदम रखते ही कमरे की लाइट चालू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन जैनी वीर से कहती है, बड़ी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही ये कमरे को स्कैन कर लिया है। जिस पर वीर थोड़ी राहत की सांस लेता है और वो उस कमरे को देखने लगता है। वहीं प्रिया अपनी माँ को कमरे को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी और उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब वो अपनी माँ के साथ इसी कमरे में रहती थी, उनके साथ मस्ती करती है, खेलती थी। प्रिया सब चीज़ों को देखकर उसकी आंखों में आंसू गए थे। वही वीर जैनी से कहता है, जैनी स्कैन ऑन करो और देखो वो चीज़ कहाँ है। जिस पर जैनी स्कैन ऑन कर देती है, जिस वजह से वीर अपनी आंखों से ही हर चीज़ के आर पार को देख पा रहा था। उसकी नज़र घूमते हुए उसी अलमारी के पास चली जाती है। वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई पड़ता है जो उस अलमारी के अंदर रखा हुआ था। वीर प्रिया को लेकर उसी तरफ बढ़ गया जिस तरफ वो अलमारी रखी हुई थी। दोनों उस अलमारी को ठीक से देखते हैं। वीर को उस अलमारी में कुछ नहीं दिखता है, नहीं उस अलमारी में कोई डिवाइस दिख रही थी जहां पर प्रिया अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करेगी। तब वीर प्रिया से कहता है, इसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं छू सकता है, इसलिए अब इसके आगे तुम्हें ही करना है। इतना कहकर वो उसके पीछे हो जाता है और प्रिया को आगे कर देता है। प्रिया अलमारी को देखती है, वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और उस अलमारी में अपना हाथ रख देती है और उसे कोई भी बिजली का झटका नहीं लगता है जैसा कि वीर ने उससे कहा था। लेकिन उसके छूटे ही उस अलमारी से एक डिवाइस निकलती है जहां पर प्रिया अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करके उस अलमारी को खोल सकती है। प्रिया उस अपना हाथ रख देती है जिस पर वो डिवाइस प्रिया का हाथ स्कैन करती है। स्कैन कंप्लीट होते ही उस डिवाइस से एक आवाज़ आती है, वेलकम मास्टर। ये आवाज़ सुनकर प्रिया चौंक जाती है क्योंकि ये आवाज़ खुद उसकी ही है। ये आवाज़ वैसी ही थी जैसे उसकी आवाज़ बचपन में हुआ करती थी। जहाँ तक उसे ध्यान था, ये आवाज़ उसने अपने बचपन में अपने गले से बनाकर बोली थी, जिसे शायद उसकी माँ ने रिकॉर्ड कर लिया था। प्रिया अभी सोच ही रही थी कि तभी वो अलमारी वहाँ से खिसकने लगती है, जिस पर प्रिया डरकर थोड़ा पीछे हो जाती है। जब अलमारी वहाँ से हटती है तो वहाँ पर उन दोनों को एक लॉकर जैसे कुछ मिलता है, जिसमें शायद वही चीज़ थी जो वीर अपने स्कैनर से देख पा रहा था। वीर आगे बढ़कर देखता है तो उसे भी प्रिया ही खोल सकती है, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। ये लॉकर तभी खुलेगा जब इसमें लगा डिवाइस ये पता कर लेगा कि ये लॉकर उनकी मास्टर की बेटी यानी प्रिया ही है, तो ही वो खुलेगा। और पता करने के लिए प्रिया अपने खून की 2 बूंद इस पर गिरानी होगी। ये सब देखकर वीर प्रिया को अपने पास बुलाता है। तब प्रिया उसके पास आती है। तब वीर प्रिया से कहता है, प्रिया ये लॉकर तुम्हारे खून से खुलेगा, इसके लिए तुम्हें अपने खून की 2 बूंद इस पर गिरानी होगी, तो क्या तुम तैयार हो। जिस पर प्रिया अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके हाँ कहते ही वीर अपने पास एक खंजर निकालता है और प्रिया का हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली में एक कट लगा देता है और उसकी खून की बूंदें उस डिवाइस के ऊपर गिराने लगता है। 2 बूंद खून करने के बाद वीर प्रिया की उंगली में अपने पास से एक रुमाल निकाल कर बांध देता है। वही उस डिवाइस में खून गिरते ही वो डिवाइस खून को स्कैन करने लगता है। थोड़ी देर बाद एक हल्की आवाज़ के साथ ही वो लॉकर खुल जाता है, जिस पर वीर उस लॉकर को डोर खोल कर देखता है तो वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था जो वीर ने अपने स्कैनर में देखा था। वीर वो बॉक्स उठाकर अपने ओवरकोट में रख लेता है और प्रिया से कहता है, अब निकलते हैं प्रिया। इसके बाद वो प्रिया को अपने गोद में उठा लेता है और वो वहाँ से जाते जाते बोल देता है, क्लोज एवरीवन। इसके साथ ही वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके कमरे से निकलते ही सारी चीज़ें फिर से वैसे ही होने लगती है जैसे तब थी जब वीर और प्रिया जब इस कमरे में आए थे। थोड़ी देर में सब कुछ वैसा ही हो जाता है। इधर वीर और प्रिया दोनों जल्दी से प्रिया के कमरे में आते हैं और प्रिया का ज़रूरत का सामान वीर जल्दी से पैक करता है और फिर से एक बार उसे गोद में उठाकर विला से बाहर निकल जाता है। विला के बाहर उसकी कार उसका इंतजार कर रहा था। प्रिया तो पहले ही बेहोश गई थी क्योंकि उसका सर बहुत दर्द होने लगा था जो वो सहन नहीं कर पाए और वो
बेहोश हो गई। सर दर्द के कारण उसकी नाक से खून भी निकलने लगा था। वीर और प्रिया के बाहर पहुंचते ही वीर के गार्ड ने उसके लिए उसकी कार का डोर खोलता है, जिस पर वीर जल्दी से प्रिया को लेकर उस कार में बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद वो गार्ड कार को डोर बंद कर देता है। उसी के साथ सभी गाड़ियां वहां से निकल जाती है। साथ में वीर ने सबको इशारा कर दिया था कि वो सब भी यहां से चले। वही कार में बैठने के बाद उसने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि सभी लोग भी मैंशन पहुंचे। साथ ही में एक डॉक्टर को अरेंज करने के लिए भी कह दिया था। उसके बाद वो प्रिया को देखता है जो उसकी गोद में बेजान सी थी। उसको ऐसे देखकर वीर जैनी की बातों को सोचने लगता है। जब जैनी ने कहा था कि प्रिया को ब्रेन कैंसर है, लेकिन उस सिस्टम की वजह से प्रिया के ब्रेन कैंसर को एक जगह पर रोक दिया था, उसकी बात को याद करते हुए वीर जैनी से कहता है, जैनी मुझे प्रिया के ब्रेन के बारे में जानना है, उसकी क्या कंडीशन है। उसकी बात जैनी वीर से कहती है, बड़ी प्रिया की ब्रेन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है और मुझे जहाँ तक पता चला है कि प्रिया को बचपन से ही ब्रेन कैंसर है, इसलिए उसकी माँ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि उसके ब्रेन को कंट्रोल करता है, जिस वजह से उसके कैंसर को रोक दिया है। लेकिन आज सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्या सिस्टम उसके दिमाग में नहीं रहा, उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। हालांकि सिस्टम वापस से ट्रांसफ़र होने से सिस्टम ने फिर से ब्रेन कैंसर को फैलने से रोक दिया है। मुझे लगता है जो आपको बॉक्स में मिला है वो प्रिया के ब्रेन कैंसर से ही रिलेटेड है, जो प्रिया के लिए है। जैनी की बात सुनकर वीर अपनी सोच में ही गुम हो गया कि तभी जैनी ने एक बार फिर से कहा, बड़ी मुझे एक बात और पता चली है कि इसमें आपकी माँ यानी मिसेस सहगल भी शामिल है। उसकी बात सुनकर वीर शॉक हो जाता है और उसके मुँह से निकलता है, क्या माँ भी? जिस पर जैनी कहती है, हाँ बड़ी। तब वीर एक बार फिर से अपनी सोच में गुम हो जाता है और वो कुछ सोचते हुए वो वीर से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ और प्रिया की माँ एक दूसरे को जानती हो? उसकी बात पर जैनी कहती है, हाँ हो सकता है, इसीलिए ही वो प्रिया की कंडीशन के बारे में जानती हो और उन्होंने उनका साथ दिया। उसकी बात वीर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी सोच में गुम था। ऐसे में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो भी पैलेस आ गया। जब उसे महसूस हुआ कि कार रुकी हुई है तो उसे बाहर की और देखा तो उसे अपना पैलेस दिखाई दिया। वीर तुरंत प्रिया को गोद में लेकर कार से बाहर निकला और पैलेस के अंदर चला गया। जब वो पैलेस के अंदर गया तो हाल में सभी लोग मौजूद थे सिवाय सौम्या और अभय की मां के। यहाँ तक काया और राघव भी वहां पर मौजूद थी। वही रिया जब प्रिया को देखती है कि प्रिया वीर की गोद में है तो वो वीर के पास जाने के अपने कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन अभय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अभी नहीं रिया, प्रिया को पहले डॉक्टर को चेक करने लेने दोनों। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखता है, प्लीज़ डॉक्टर आप प्रिया को देख लीजिए। वही वीर सभी को देखकर प्रिया को अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही डॉक्टर तो बेहोश होने वाला था क्योंकि उसे नहीं पता थी कि वो मिस्टर वी और क्वीन के घर जा रहा है। अगर उसे पता होता है तो वो कभी नहीं आता है, लेकिन जब वो आ गया है तो उसे अपना काम करना ही होगा। वो डरते हुए सभी के साथ वीर के रूम की तरफ चला जाता है। आज